नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को लेकर के बढ़ते सैन्य तनाव के दौरान अमेरिका पर्दे के पीछे हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल बौछार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से संपर्क किया और तनाव को और ना बढ़ाने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने साफ संदेश दिया कि अमेरिका किसी नए युद्ध में नहीं उलझना चाहता। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि ईरान ने इजराइल की संप्रभुता पर हमला किया है और उसका जवाब देना बेहद जरूरी है। इसी दौरान खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने भी वॉशिंगटन से हस्तक्षेप करने और इजराइल पर संयम बरतने का दबाव बनाने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जब ईरान की ओर से युद्ध विराम के संकेत मिले तब ट्रंप ने एक बार फिर से नेतन्याहू से बातचीत की और कहा कि अब सैन्य कार्रवाई रोककर कूटनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ना चाहिए। बताया जा रहा है कि इसके बाद इजराइल ने एक बड़े प्रस्तावित हमले को अंतिम क्षणों में रोक दिया, जबकि लड़ाकू विमान कार्रवाई की तैयारी में बताए जा रहे थे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह संकेत है कि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई है। अब इस बात को लेकर चर्चा की कहा जाए युद्ध विराम की जो कोशिशें हैं वो कितनी रंग लाएंगी, युद्ध विराम की कोशिशें कितनी सफल होंगी और क्या क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में कोई ठोस आगे प्रगति मिल सकती है, कोई बड़ा कदम आगे सामने आ सकता है। इसी को लेकर के जो तस्वीर है वो बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बातचीत की मेज सच रही है, दूसरी तरफ हमलों को लेकर के नई नई डिप्लोमेटिक टर्म्स, नई नई कूटनीतिक दृष्टि से भी अलग अलग स्टंट जो है वो किए जा रहे हैं। अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार इस बीच पिस रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, अगर बात की जाए दोस्ती में दरार की या सीधे सीधे विश्वासघात की, अभी तक जो साझेदार कदम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इजराइल के साथ निभाता आया, अब उस दोस्ती पर भी बड़ा प्रश्न उठने लगा है। साथ ही इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जंग की जो पूरी रूपरेखा है, हॉर्मुज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन सभी से हटकर प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की नजर आ रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार जो है इस वक्त इजराइल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इजराइल एक ही ऑपरेशन को अंजाम देने की बात कर रहा है, ऑपरेशन हिजबुल्लाह। अब आगे तस्वीर क्या होती है, क्या मध्यस्थता हो पाती है, बातचीत के जरिए मसले का हल निकल पाता है या और ज्यादा विध्वंसक हो जाता है ये पूरा जंग का सीन, कैसी तस्वीर रहेगी, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर और मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितेंद्र माथुर भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले यूके देवनाथ सर आप ही से शुरुआत करती हूँ। ये महायुद्ध का जो सायरन है, जो ये अलार्म है, ये हम देख रहे हैं कि बीते जब से इस जंग की शुरुआत हुई है 28 फरवरी, उसके बाद से ही हम हर दिन एक नए ट्विस्ट, एक नए टर्न के साथ इस पूरी जंग की स्थिति को देखते हैं। इस जंग की स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्ती की मिसालें भी दी गई, बड़े बड़े कसीदे भी पढ़े गए और अब दरार की भी बातें हो रही। आगे क्या कुछ आना बाकी है? रितु, बहुत ही अद्भुत स्थिति है जहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह नेतन्याहू को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू है कि मानते नहीं। और ये अद्भुत स्थिति शायद इसीलिए है कि दोनों में एक पर्सनल केमिस्ट्री है। वो ये है कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने शायद इसलिए अब एक गो अहेड की हरी झंडी दिखा दी है चुपचाप कि नेतन्याहू युद्ध लड़ सके हिजबुल्लाह के खिलाफ, ईरान के खिलाफ भी अगर जरूरत पड़े, जबकि अमेरिका जो है वह अपना रोल थोड़ा सीमित रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र वेपन्स सप्लाई कर रहा है, इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहा है,
ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं अमेरिकन, वो लगातार एक्टिव हैं। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे ही कोई मिसाइल दागी जाती है, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, तो तुरंत अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उनके जो सर्वेलेंस रेडार हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और तुरंत वो खबर जो है, वो उनका इंटीग्रेशन है एयर डिफेंस नेटवर्क इसराइल की एयरफोर्स के साथ, वह सूचना इसराइल तक पहुंच जाती है। और इसराइल जो है अपने एयर डिफेंस सायरेंस को एक्टिवेट कर देता है, एयर डिफेंस मिसाइल्स को एक्टिवेट कर देता है, इनकमिंग मिसाइल्स को तुरंत शूट डाउन कर देता है। भूमध्य सागर में भी अमेरिका ने अपने जो वॉरशिप्स हैं उन पर उन्होंने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए हुए हैं। हार्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स का उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है गल्फ रीजन में। इनका इस्तेमाल करके वो बड़ी तादाद में मिसाइल्स को, जो कि इसराइल की तरफ आते हैं, उनको शूट डाउन कर रहे हैं। तो एक बहुत ही नहीं, पर अद्भुत इस पूरी स्थिति केमिस्ट्री बनाई में है। अगर देखिए पूरी तरीके से जंग के पूरे सीन को अगर किसी एक गुट ने या एक ग्रुप में ने या यूं का एक प्रॉक्सी ने बिगाड़ रखा है, वो हिजबुल्ला, हूती, हमास, ये जो ट्रिपल एच का जिक्र होता है, ये पूरा गेम का समीकरण बदल रहे हैं। नासिर का रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नासिर, इस वक्त अगर देखा जाए जंग का जो पूरा सिनारियो है अभी आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, जहां हम हर डगर पर हर हफ्ते एक नई चर्चा के साथ जुड़ते हैं। इस वक्त बात प्रॉक्सी के साथ युद्ध की हो रही है कि हिजबुल्लाह पर अगर नहीं इजराइल अपने मंसूबे नर्म करता तो ईरान भी आगे जवाब देगा। बिल्कुल। ये तो देखिए, इससे पहले भी जो है ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि लेबनान पे हमला नहीं करेंगे, अगर लेबनान पे हमला होगा वो ईरान पे हमला माना जाएगा। लेकिन सीज फायर के बाद हमने देखा कि इसराइल की तरफ से काफी समय तक जो है लेबनान को निशाना बनाया गया, आतंकी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को जो है ध्वस्त किया गया। जहां जहां पे हिजबुल्लाह की मौजूदगी थी लेबनान में, वहां वहां जो इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ काफी समय के बाद जो ईरान के मुंह पे ना लेबनान का नाम था ना हिजबुल्लाह का नाम था। लेकिन जब से उनको लगा, जब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अब नेतन्याहू को कहा गया है कि लेबनान पे जो है आपकी स्ट्राइक रुकनी चाहिए, ग्राउंड ऑपरेशन रुकना चाहिए, उसके बाद हमने देखा ईरान फिर से एक बार जिंदा हो गया और अपने प्रॉक्सीज के समर्थन में वो सामने आया। लगातार हमने देखा जब इसराइल ने परसों भी हमला किया तो ईरान ने रिटेलिएट किया। ईरान ने भी इसराइल पे जो है मिसाइल्स के साथ ड्रोन्स भी दागे और रिटेलिएट में इसराइल ने भी हमला किया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि फिर से ईरान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अगर लेबनान पे फिर से हमले किए गए, हम रिटेलिएट करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक तरह निश्चित से रूप जहां में, और शांति यही वार्ता यही जो है तो वजह है, यही तो वो बीच की कड़ी है जिस पर सारी परतें अब और ज़्यादा गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। माथुर सर, एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगी। अमेरिका जो अभी तक बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाया करता था, इजराइल के साथ खड़े होने के दावे किया करता था, जब एक ऐसी स्थिति बनी कि मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से इजराइल गिर गया, उस दौरान भी साथ रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ बीते 1.5 से 2 हफ्ते में कि इजराइल पर भी कॉम्प्रोमाइज किया अमेरिका ने? नहीं, एक स्ट्रेटेजी है तो खाली कि आप जो अपना दोस्त है तो उसको खाली ये कहो कि आप ऐसा करो ऐसा करो। पर इसराइल अमेरिका की सुन तो रहा नहीं है। हाँ, उसने कहा कि आप हमला बंद करिए, तो उसने कहा ठीक है, मैं ईरान पे तो हमला कर ही नहीं रहा हूँ, प्रॉक्सीज पे हमला कर रहा हूँ। और प्रॉक्सीज उसके गले के ऊपर आके बैठे हुए हैं। तो प्रॉक्सीज जो है, ईरान क्या है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को नहीं रोक रहा है। ईरान के अंदर स्ट्रेटेजी क्या रही कि वो खुद तो जहां बैठा है वहीं बैठा हुआ है, और उसके लोग जो 1000 किलोमीटर दूर कोई भी किसी भी देश पे अंदर, वो प्रॉक्सीज के थ्रू हमला कराता है। अब जैसे उसके हूती बैठे हुए हैं कहाँ पे, यमन में। यमन से उसके बीच में काफी लंबी दूरी है, वो 500-800 किलोमीटर की दूरी है। उस दूरी के अंदर का तो वहां पे आसपास के रेड सी पर इधर उधर उस दावा बनाने के लिए उनका यूज कर रहा है। हूती उसका पर्सन है। तो हमास तो एकदम गले पे साथ में बैठा था, बॉर्डर लगता था फिलिस्तीन के साथ। तो इसराइल ने उसको मार के ठीक कर दिया, ऑलमोस्ट ऑल कोलैप्स कर दिया उनको। तो अब रह गए हिजबुल्ला। हिजबुल्ला इस समय बहुत बुरी तरह मार खा रहा है और कई शहरों के अंदर उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई हो रही है। आप समझिए कि थोड़े दिन के अंदर ये भी कमर टूट जाएगी। तो ये डर इस समय ईरान के सामने है। ईरान बार बार उस चीज को उठा रहा है, दुनिया के सामने प्रेशर बनाया जा रहा है कि अमेरिका की तो इजराइल सुन नहीं रहा है।
ऐसा नहीं है, अमेरिका की इजराइल सुन नहीं रहा होता तो इतने सारे हथियार जो रोज रोज इजराइल पहुंच रहे हैं, तेल अवीव जा रहे हैं वॉशिंगटन से, तो कहाँ कैसे आ रहे हैं ये सब? ये प्रश्न भी उठना चाहिए। अगर मान नहीं लो तो आपके ऐसा संबंध तो खराब नहीं है, होते तो हथियार ऐसा तो क्यों नहीं देते? कि डोनाल्ड ट्रम्प ने देखा कि भैया ये तो हम पर ही भारी पड़ रहा है, इस जंग में बेकार ही कूदे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली सब स्ट्रेटेजी रहती है। वो जंग में कूदे तो ऐसा आंख बंद करके नहीं आ गए। हाँ, इन्होंने एक साल पहले वो जो मिडनाइट हैमर जो किया था, उससे जो इनको प्रेरणा मिली, उसके बाद एक साल बाद ही फिर आए उतर के। अब ये कि शुरू में इनके इनका कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, पर अपने अपने मूल्यांकन के हिसाब से कि उनका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। उनको लगा रहा है बड़ा हलवा सा ईरान है, पर मार फट से खा के खत्म कर देंगे, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। पर ये हो नहीं रहा है। इस समय वॉर टसल ज्यादा हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो भी शर्तें रखी उनको मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं एंड्रिच यूरेनियम हमको दे दो, तो एंड्रिच यूरेनियम वो देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हार्मोज खोल दो, तो हार्मोज में एक साइड इनको नाकेबंदी करनी पड़ रही है, दूसरी तरफ उनको नाकेबंदी करनी पड़ रही है। तो राइट। ये सब सिचुएशन जो क्रिएट की जा रही है, ये लड़ाई झगड़े का ही खड़ा करा जा रहा है। और ये भी चाहते हैं लड़ाई होती रहे, वो क्योंकि वॉर इंडस्ट्री अलग प्ले करती है ना। तो जैसे भी वॉर चलेगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनेंगे, इक्विपमेंट्स में इंडस्ट्री के अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े पैसे वाले लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें कमाई होती है। वो एंगल से भी हमको इनको देखना चाहिए। जी, एक सवाल मनोज सर से मेरा। मनोज सर, इस पूरी जंग की स्थिति ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की हैसियत क्या है वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो है चलेगा और अमेरिका के ही कंट्रोल में रहेगा। हालांकि ये घटना घटी है, शायद जो है ट्रम्प इसको लेकर के शॉक होंगे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू पे, अच्छा, इजराइल पे जो है कंट्रोल करेंगे और फिर से जो है शांति वार्ता को बहाल करेंगे, ऐसा लग रहा है। ये शुरुआती दौर में है। जिस तरह से ईरान का रुख रहा था कि किसी भी हालत में जो है लेबनान पे ऑलरेडी जब सीज फायर हो चुका है, तो फिर इजराइल द्वारा क्यों वहाँ पे जो है बमबारी किया जा रहा है, स्पेशली जो है साउथ लेबनान की अगर बात करें। और जिस तरह से एक आइसोलेशन मोड में पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्ला महसूस कर रहा था, लगातार इजराइल हमला कर रहा था और ईरान के साइड से कुछ कुछ ऐसा मैसेज नहीं आ रहा था। हालांकि जब भी टॉक हुआ है अमेरिका का और ईरान के बीच, ऑलवेज ईरान ने कहा है कि जब सीज फायर हो चुका है लेबनान और इजराइल के बीच, तो फिर वार क्यों हो रहा है। सिर्फ इतना एक था। लेकिन जिस तरह से अब टॉक पे टॉक होते गया और जिस तरह से वर्ल्ड का अटेंशन जो है ट्रम्प ने किसी तरह डाइवर्ट करते रहा कि बस 2 दिन में हो रहा है या एक सप्ताह में युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन अब एक कोई भी चीज का एक सीमा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमा जो है क्रॉस कर गया और अल्टीमेटली जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के मंत्री थे, वो एक नहीं, अभी एक जिक्र मनोज सर, अभी एक जिक्र माथुर सर ने किया था मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का, कहा कि वो सबक लेकर के दोबारा से एपिक फ्यूरी में आए। बट एपिक फ्यूरी में भी मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल कितना कहा जाए, कितनी हद तक, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल इसलिए भी है कि जिस तरह से जोग्राफिकल कंडीशन ईरान का है और उसका ये फायदा उठाते हुए कोई माफी के भी साथ अगर एक रोकना चाहूंगी मनोज सर, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है ईरान को लेकर ही। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है और 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्ण जीत का ऐलान करेंगे। ईरान अच्छे समझौते के लिए तैयार है, ये इस वक्त बड़ी खबर। 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्णतः जीत का ऐलान भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो पक्ष है सामने आया, ये बयान सामने आया। हर बीतते दिन के साथ इस जंग की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी इस पूरी जंगी स्थिति में खुलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बड़ा बयान है, अब इसके मायने क्या है, प्लीज मनोज सर कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद इस पर भी जरा रिएक्ट कीजिएगा। ईरान अच्छे समझौते की करार चाहता है, अच्छा समझौता चाहता है, कॉम्प्रोमाइजल स्टेट चाहता है, बट ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें तो मानना ही नहीं है, अगर इस दफा आएगा समझौते का कोई प्रस्ताव तो कूड़े के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। तो जिस तरह से ईरान एक एडवांटेज पोजीशन में, और जो रणनीति जो ईरान अपनाया शुरू से ही, फरवरी 28 के बाद जो पहली बार एक ऐसी घटना घटी जिसमें इजराइल और अमेरिका द्वारा जो हमला किया, जिसमें IRGC के लगभग 50 जो लीडरशिप थे उनको जो है एक ही समय में मार दिया गया। उसके बाद जो रणनीति अपनाया कि अगर अमेरिका
या इजराइल किसी भी रूप में अगर ईरान पे हमला करता है तो जहाँ भी अभी अमेरिकन बेस होगा वहाँ पे हमला करेंगे। तो ये रणनीति जो है ईरान के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और समहाउ जो है अमेरिका और इजराइल को कंट्रोल करने में ईरान जो है सक्सेसफुल रहा इस मामले में। ठीक है, यूके अब जिस देवनाथ सर से एक बार जान लेते हैं। यूके देवनाथ सर, आप इस पूरी कंडीशन को कैसे ले रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना, 2 हफ्ते के अंदर डिक्लेयर कर देंगे वी हैव वन दिस ऑल सिनेरियो, दिस वॉर। हाँ रितु जी, इसके दो मायने हो सकते हैं। एक मायने तो ये है कि वो इजराइल को, नेतन्याहू को 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं कि 2 हफ्ते में जितना हो सकता है हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाओ, 2 हफ्ते में हिजबुल्लाह को खत्म कर दो। दूसरी बात ये भी दिखाता है कि ईरान के साथ जो बातचीत चल रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान किया था कि हम बहुत जल्दी, ऐसा लग रहा था कि शायद 2 या 4 दिन के अंदर ही ईरान के साथ कोई समझौता डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन अगर वो अभी भी 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कुछ जटिल समस्या है जिस पर या तो अमेरिका नहीं मान रहा या ईरान नहीं मान रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अगर इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग रहा है, उसका मतलब ये भी निकलना चाहिए कि ईरान में जो हार्ड लाइनर्स हैं, यानी जो ज्यादा नेशनलिस्ट हैं, इस वक्त उनकी ज्यादा चल रही है। और ईरान में जो नरमपंथी हैं, मॉडरेट्स हैं, ईरान में ऐसे नेता जो कि बातचीत के द्वारा इस जंग का समाधान ढूंढ रहे हैं, शायद उनको थोड़ा दरकिनार कर दिया गया है या पीछे रख दिया गया है। तो आज और कल के दिन में, अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में पता लगेगा कि ईरान जो है क्या और भी मिसाइलें दागता है, इजराइल क्या और भी बॉम्ब्स गिराता है। ये उम्मीद की जा रही है कि इजराइल जो है, आपने शुरुआत ही जब की, आपने शुरुआत में हिजबुल्लाह का जिक्र किया, और मुझे लगता है जितनी मेरी समझ कहती है वो हिजबुल्लाह वाला फैक्टर हो सकता है। एक बड़ी खबर, उसके बाद सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद माथुर सर का एक बार रुक करेंगे। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बड़ा बयान, और इस दफा बयान में ईरान अच्छे समझौते के लिए तैयार है। ईरान हमें सब कुछ देने को तैयार है, यानी कि न्यूक्लियर डस्ट भी। ईरान एटमी हथियार नहीं रखने पर तैयार हुआ है। वैश्विक हालात जल्द सामान्य होंगे, ईरान के बाद समझौते का करने का ही विकल्प बचता है। द ओनली ऑल्टरनेटिव इज दिस कॉम्प्रोमाइजल कंडीशन। ईरान एटमी हथियार नहीं रखने पर तैयार है। अब इसी को लेकर जरा माथुर सर से जान लेते हैं। पहले जरा देवनाथ सर प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद माथुर सर इस पर आपकी रिएक्शन चाहिए। हाँ रितु, देखो हिजबुल्लाह पर इजराइल अपने जो हमले हैं वो जारी रखेगा, क्योंकि उनको पूरी तरह से या तो एलिमिनेट करना चाहता है या खत्म करना चाहता है। दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के जो बयान हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं रखेगा, ये बहुत भ्रमित करने वाले बयान हैं। ईरान की तरफ से तो कोई इसका इसी तरह का, इन्हीं लाइंस पर, इसी भावना के साथ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। दूसरी बात है कि ईरान ने तो पहले से कहा हुआ है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, तो न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, तब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये कहना कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा, ये बातचीत के माहौल को बिगाड़ने वाली बात है। न्यूक्लियर डस्ट ईरान ने क्या अमेरिका को देना है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, ये नेशनल प्राइड का मामला है, ईरान कभी नहीं देगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि न्यूक्लियर डस्ट 440 किलो उसको हथियार लेंगे और अमेरिका में ले जाकर उसको नष्ट कर देंगे, तो फिर उनका पहला कदम पीस टॉक की तरफ से ही अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का गलत पड़ रहा। जी, लेकिन ओमान की जो तस्वीर है, अगर ओमान को देखें या गल्फ कंट्रीज का कॉल देखें, वो भी बाइफिकेट होता है। इस पर जरा पूछूंगी आपसे, लेकिन माथुर सर, दोबारा बयान आया है और इस दफा कॉम्प्रोमाइजल स्टेट को ही आया है कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव रैदर कि आप इस पर ही आप सेटलमेंट कर लीजिए। देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर 2-3 बातें निकलती हैं एक साथ, कि क्या है कि ये स्टेटमेंट जो आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। अब ईरान की तरफ से तो अपने पास स्टेटमेंट जवाब नहीं आ रहा है, जैसे देवनाथ जी ने भी कहा। तो बात सही है कि अब जब आपकी तरफ से, दोनों पक्ष की तरफ से बात आती है तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये बात ठीक है। एक बात।
दूसरा कैसा है कि अभी एक अनकन्फर्म इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि एक यूएई का एक प्लेन तेहरान एयरपोर्ट पे उतरा है। अब निश्चित है अगर यूएई का प्लेन नेशनल प्लेन जो राष्ट्रीय जो स्तर का होगा, नेशनल प्लेन बोल सकते हैं, उस कैटेगरी का प्लेन उतरा है तेहरान एयरपोर्ट पर। अब तेहरान एयरपोर्ट पे उतरा है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन गया होगा? यूएई का आदमी तो गया नहीं होगा, मुझे क्योंकि संबंध उनके यूएई से अच्छे नहीं है। हो सकता है कोई अमेरिकन इसमें गया है, अमेरिका का कोई निगोशिएटर उसमें गया है और उसने ईरान से बातचीत की है। तो ये इस लेवल के, इसके बाद ये स्टेटमेंट्स आए, ये कल की घटना है और ये कभी कंफर्म नहीं है अपने पास कि कौन गया था, कौन गया, क्या हुआ मालूम नहीं है, बट ऐसा इंफॉर्मेशन आई कि प्लेन उतरा है। अब प्लेन का तो उतरा है तो प्लेन के वो तो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं तो पता चल जाएगा कहाँ से उतरा है, गया है, कहाँ टेक ऑफ हुआ है, क्या हुआ है, सब पता चल जाता है नीवे। पर ये इसमें इसके बाद ये स्टेटमेंट आना कि ये कोई निगोशिएशन हो रहा है हमारा, इस तरह की बातचीत से तैयार है, तो क्या है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को टाइम दिया 15 दिन का, 15 दिन में आप हिजबुल्लाह को समेटो, नहीं, तो 15 ये दिन तो काफी नेगोशिएशन टाइम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है सर? ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें तो नहीं है? नहीं, ये मीटिंग तो हो रही है इनकी, क्योंकि क्या है कि इनके बीच में जो इन्होंने दलाल रखे हुए थे वो दलाल तो नेगोशिएशन नहीं करा पा रहे हैं, तो इसके लिए समझ में आ रहा है इनको कि हमें खुद को ही बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो इनके अपना भी एक्सपर्ट्स हैं, तो जो ईरान से भी लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर लोग नहीं चाहते बातचीत करना, तो आपका मतलब वो पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान कर नहीं पा रहा है मध्यस्थता? पाकिस्तान तो फ्लॉप है पूरी तरह, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट दूसरा है, तो इसलिए अपने दूसरे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के चक्कर में पाकिस्तान फ्लॉप हुआ है। 100% फ्लॉप ही है वो सक्सेस कर नहीं सका। उसको एक्चुअली होता तो ये इस्लामाबाद में मीटिंग करके टाइम भी वेस्ट नहीं करते, इनको किसी दूसरे कंट्री में बैठना था और बैठ के उसको नेगोशिएट करके फाइनल करते, जैसे कतर के अंदर एक बड़ी खबर आ रही है ट्रम्प नेतन्याहू के रिश्ते को लेकर ही। अब मैंने सवाल भी किया था माथुर सर आपसे, और लीजिए खबर भी आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को चेतावनी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को सीधे सीधे चेतावनी, ईरान के खिलाफ अकेले पड़ सकते हो। ईरान के खिलाफ इस जंग में नेतन्याहू को सीधे सीधे ये चेतावनी दी है, अलर्ट किया है कि अमेरिका का साथ नहीं मिला तो अलग थलग पड़ जाओगे इस जंग में और ईरान के खिलाफ अकेले लड़ना पड़ सकता है। नासिर का जल्दी से रुक करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए नासिर। जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही नासिर, अगर देखा जाए तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए नहीं स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, स्टेटमेंट बेंजामिन नेतन्याहू को भी दे रहे हैं कि संभल जाइए और ठीक ठीक हिसाब लगा लीजिए, आप प्रॉक्सी करिए, इसकी वजह से दुनिया को मत स्टेक पर रखिए। पर ये बहुत लेट नहीं आया क्या? ये दिमाग थोड़ा सा पहले नहीं आना था? अगर ईरान पर हमला कर दिया, एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया, उसके बाद अब जब जंग की स्थिति में ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तब जाकर समझ आई अमेरिका को। देखिए रितु, इसमें दो चीजें हो सकती है। ट्रंप का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हुआ है, बिल्कुल यूटर्न जो है उन्हें अपने स्टेटमेंट से लिया। दो चीजें हो सकती है, एक चीज ये हो सकती है कि जो बैकडोर पे बातचीत हो रही है शायद वो सक्सेसफुल होने की कगार पे है, यानी कि फाइनल स्टेज पे है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार अभी तक कहते आए। दूसरी चीज ये हो सकती है जो उनको सपोर्ट नहीं मिला, अपने रिपब्लिकन अपने कांग्रेस से वोट्स नहीं मिले, वो रीजन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां से भी वोट्स नहीं मिले। शायद वो ही रीजन है कि आज वो फिर से जंग में नहीं आना चाहते हैं, और वही कारण है कि उन्हें इजराइल को भी रोका। उनको लगा कि अब जो है इसमें एक ही चीज है कि बातचीत से ही ये मामला जो है जंग से हम पीछे हट सकते हैं, क्योंकि बातचीत के बगैर कोई भी चीज जो है अभी तक सफल नहीं रही। देखिए जिस नियत से ईरान पे हमला किया गया है रिजीम चेंज के लिए, देखिए रिजीम भी चेंज नहीं हुआ, रिजीम भी वही है। उसके बाद जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कहा गया खोलने के लिए, वो भी नहीं खुल पाया, और उसके साथ साथ यूरेनियम पे जो है एक बड़ी कंडीशन रखी गई थी, वो अभी तक वही की वही है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, परसों जब कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को कॉल करना, उसके बाद उनको लेबनान पे हमला करने के लिए रोकना, कहीं ना कहीं से साफ लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब बार नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो भी इश्यूज है। जानना चाहूंगी माथुर सर, अगर इस समस्या में उलझना नहीं था तो इसे शुरू क्यों करना था? यही मेरा प्रश्न है। आपने जब एक ऑपरेशन ईरान के खिलाफ लॉन्च किया, एपिक फ्यूरी आपने शुरू की, ओके अंडरस्टूड कि आपने आयतुल्लाह अली खामनेई को एलिमिनेट कर दिया, बट स्टिल द क्वेश्चन स्टिल स्टेज द सेम कि आपने अचीव किया क्या है? आप एंड में आकर के कैसे देश से हार मानने वाली स्थिति पर पहुंच चुके मानसिक तौर पर?
बिल्कुल, देखिए इसमें 2-3 बातें समझने वाली हैं। अगर आपने इज़राइल को बोल रहे हो कैसा आपको पीछे जाना चाहिए, करना चाहिए, तो अभी अब्राहम अकॉर्ड की बात भी लेकर आ रहे हो। सारे मिड एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं, सबको अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए कहा जा रहा है। पाकिस्तान से भी कहा जा रहा है कि उसको साइन करो। तो ये सब जब किया जा रहा है, तो इसका तो इज़राइल को तो आपके सामने वैल्यू है, क्योंकि आप चाहते हो कि आप जब वहां से हटो तो आप इज़राइल की वैल्यू करोगे। अब सब इज़राइल की जिम्मेदारी हो जाएगी वहाँ पूरे इलाके में लॉ एंड पीस को देखने की। तो इसलिए वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति एक्टिविटी नहीं करे जो वहाँ ऐसा हो जो सबको परेशान करे। और ये बात समझ ध्यान देने वाली दूसरी बात यहाँ ऐसी है कि मान लीजिए इन केस हम थोड़ा उल्टा सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ना सब आर्मी और पुलिस सबको समेट के यहाँ से वापस वाशिंगटन चले गए, उस समय ईरान की स्थिति क्या होगी? ईरान जो है सर पे चढ़ जाएगा बिल्कुल पूरी तरह। अरे हम अमेरिका को भगा दिया यहाँ से, अब तो सब दुनिया भर के दादा हम ही यहीं पे। तो ये जितने आसपास के मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनका जीना हराम कर देंगे वो लोग, बहुत बुरा हाल कर देंगे ये। तो ऐसे में सोचने वाली बात यहाँ ऐसी आ रही है कि ये देखना पड़ेगा इनको दोनों तरफ से कि ये अगर मान लीजिए इसको निगोशिएशन हो जाता है, मैटर नहीं, सॉल्व हो जाता है, सबके हित में। क्वेश्चन मेरा इस पर भी आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक बड़ी खबर, 24 घंटे से नहीं हुआ मिडिल ईस्ट में कोई हमला, ये जानकारी मिल रही। ईरान और इजराइल ने बंद की गोलीबारी और नेतन्याहू का इस बीच बयान भी, लड़ाई रोक दी गई है। ट्रंप के दाखिल पर नेतन्याहू ने बमबारी रोकी है। ईरानी सेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया, मिसाइल हमले रोके गए हैं। ट्रंप के दाखिल पर नेतन्याहू ने बमबारी रोकी है और इसके काउंटर में ईरान ने भी बमबारी और हमले का जो पूरा सिलसिला था उसे रोक दिया है। देवनाथ सर, मुझे ये जरा समझाइएगा, ये सिलसिला अब मुझे प्रश्न करने पर मजबूर कर रहा है कि क्या आगे आने वाले भविष्य में हम ग्रेटर इजराइल वाला जो एक पूरा नमूना है वो सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे, या ईरान के जो न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव पर जो मंसूबे हैं वो साकार होते हुए देखेंगे? रितु जी, जहां तक ग्रेटर इजराइल की बात है, अमेरिका जब तक इजराइल का हामी नहीं बनेगा तब तक ग्रेटर इजराइल नहीं बन सकता है। ठीक है, इजराइल में जो एक्सट्रीम राइट विंग व्यूज हैं उनका एक सपना है, उनका सपना हजारों साल से है, सैकड़ों साल से है कि एक दिन इजराइल एक महान राष्ट्र बनेगा, जो कि उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उसके हिसाब से इजराइल जो है वो मिस्र के नील नदी से शुरू हो जाएगा और पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला जो है वो इजराइल के कब्जे में रहेगा। जॉर्डन और सीरिया और इराक तक, इराक में जो यूफ्रेटिस नदी है, टिग्रिस नदी है, वहां तक है ग्रेटर इजराइल की जो नक्शा है। एक बार तो नेतन्याहू ने खुद जोश में आकर प्रेस ब्रीफ के दौरान ग्रेटर इजराइल का नक्शा दिखा दिया वर्ल्ड प्रेस को अपनी जेब से निकालकर, जिसमें कि जिसको देखने के बाद तो मिस्र के लोग भी हक्के बक्के रह गए, जॉर्डन के किंग भी हक्के बक्के रह गए, सीरिया और इराक के लोग भी हक्के बक्के रह गए। लेकिन ग्रेटर इजराइल उस मायने में कभी नहीं बनेगा। हाँ, ये अलग बात है कि छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे टुकड़े इजराइल जीत जाता है। जैसे 1967 1973 के युद्ध में उन्होंने कुछ हिस्से सीरिया के जीत लिए, गोलान हाइट्स की बात कर रहा हूँ, और अपने नीचे रखे हुए हैं। वेस्ट बैंक का इलाका तो वो कभी भी इजराइल का इलाका नहीं था। जो यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट है 1948 का, उसके हिसाब से वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन का हिस्सा है, ट्रांस जॉर्डन कहा जाता था उसको। लेकिन ठीक है, किंग ऑफ जॉर्डन जो है वो दबाव में आ गए और उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर दी जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ, और आज की तारीख में ट्रांस जॉर्डन का वह हिस्सा जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है इजराइल के कब्जे में है। मिस्र के साथ ऐसा कुछ अगर इजराइल कोशिश करेगा तो अमेरिका तुरंत उस पर बाधा डाल देगा, क्योंकि अमेरिकन प्रेशर में मिस्र के साथ इजराइल का कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके तहत उभय पक्ष एक दूसरे के मित्र हैं और हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ एक ऐसा देश है लेबनान, जहां हर 10-20 साल में एक बार इजराइल लिटानी रिवर तक चला जाता है। अभी तो इजराइल ये भी भय दिखा रहा था कि वो जफरानी नदी के उत्तर में एक और नदी है, जहरानी नदी, वहां तक पहुंच जाएगा। तो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शायद अमेरिका की हिंट लेकर हमेशा इजराइल
बाद में वापस लौट आता है अपने देश के बाउंड्री के अंदर ही। बेरूत की जो सरकार नहीं, है, ये भी फिलहाल की स्थिति में अगर देखा जाए देवनाथ सर, तो ग्रेटर इजराइल अभी दूर की कौड़ी है। देखने वाली बात होगी कि इस पर कितना वर्क ऑन होता है, अमेरिका क्या करता है, पक्ष क्या रखता है, क्या इस फेवर में रहेगा कि इजराइल को ग्रेटर इजराइल में तब्दील किया जाए, उसे बदला जाए इस रूप में। एक बड़ी खबर, उसके बाद माथुर सर का और मनोज सर हमारे लिए जो डिटेल्स लेकर आए हैं वो भी जानेंगे कि आखिर ये हमले रुके हैं या रुकवाए गए हैं, इसके पीछे भी कोई मंशा है। एनबीए फाइनल्स में ट्रंप के खिलाफ वोटिंग हुई है, आपको ये बड़ी खबर बता दें। स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए और स्टेडियम में आवाज गूंजती भी नजर आई। जंग को लेकर दर्शकों में गुस्सा था, ट्रंप के खिलाफ दर्शकों ने बाकायदे वोटिंग की है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन से वायरल वीडियो सामने आया और इस वीडियो में बाकायदे जो दर्शक है, जो व्यूअर्स है, वो वोटिंग करते हुए नजर आए। ट्रंप के खिलाफ दर्शकों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया है और बाकायदे इसे कास्ट किया गया। अब इसकी कास्टिंग के दौरान जो वीडियो सामने आए मैडिसन स्क्वायर गार्डन से, वो अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए, मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप और उस दौरान लोगों ने बाकायदे वोटिंग करते हुए नाराजगी दिखाई है। नाराजगी दिखाते हुए लोग नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने सुना जरूर, लेकिन यूं कहिए कि इग्नोर किया या करना पड़ा, ये भी इसमें मिडिल ऑफ द लाइन हो सकता है। मनोज सर, एक तो इस वीडियो पर जरा रिएक्ट कीजिएगा। जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वही तो जनता जनार्दन है। अमेरिका में वही अगर खिलाफ हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का सुपर पावर और कहाँ की सत्ता? बात सही है, लेकिन चूंकि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट है वहाँ पे और फ्री स्पीच है वहाँ पे, तो नॉर्मली हम लोग ऐसे इस तरह का वहाँ पे देखते हैं और कुछ इसको ज़्यादा रूप में नहीं लिया जाता है, खास करके अमेरिका में। और चूँकि अमेरिका का एक खास एम होता है कि वर्ल्ड में जो है किस तरह से डोमिनेट किया जाए, और जो उनको लगता है, जैसे ईरान उनको शुरू से ही लग रहा था कि एक थ्रेट है। लगभग 40 ईयर से जो है अमेरिका किसी न किसी रूप में ईरान को कंट्रोल करना चाह रहा था। जिस तरह से हम लोग जानते भी हैं कि वो इकोनॉमिक सैंक्शन जो ईरान पे लगाया था, और ओबामा और ईरान पे भी एक डील हुआ था कि किस तरह से जो है यूरेनियम एनरिचमेंट को उसको किस तरह से उसको रखा जाए। रशिया में भी दिया गया था, और न्यूक्लियर पावर ना बने ईरान, इसको लेकर के भी जो है अमेरिका हर इस पे रहता है। तो नहीं, पर ये तो ठीक है, ये आपने कहा कि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, पर माथुर सर एक दबी खुशी के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ छुपा जरूर गए डोनाल्ड ट्रंप। इस वीडियो में ये जरूर नजर आ रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं जनता ने जो गुस्सा दिखाया है। ऐसा है कि जो मेडिसिन स्क्वायर है, यहाँ पे जो पब्लिक इकट्ठी होती है मोटिवेटेड भी होती है और कोई ग्रुप से अरेंज भी की जाती है, और पब्लिक स्वतः भी आती है। तो स्वतः पब्लिक क्या होती है, वो थोड़ी होती है, और बाकी जो ऑर्गेनाइज पब्लिक है, तो जो हल्ला मचा रहे हैं वो ऑर्गेनाइज लोग हो सकते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप को लेके उनके विरोध में तो कुछ लोग हैं भी, और कुछ लोग जो सरकार होती है उसके खिलाफ लोग बोलते भी हैं। तो इस तरीके मुझे लगता है इसमें मतलब ये कि इसको बहुत सीरियस मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि वहां तो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं अपना, तो विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने ही मुद्दा बना लिया है। तो कई बार मुझे मुद्दे नहीं होते मुस्कुराहट के पीछे वजह क्या है, हाँ जी। वो भी जान रहे हैं जी? क्या? ये जो प्रायोजित ग्रुप्स हैं वो वहां पर मौजूद है? हाँ, ये प्रायोजित ग्रुप है, तो इसके कारण उनको लग रहा है कि अब ठीक है, उनकी तरफ से वो भी मजे ले रहे हैं उस चीज का। और क्या होता है कि जब आदमी कुर्सी पे बैठा होता है तो उसको मालूम है विरोध भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे। तो इस बार देखा कि विरोधी ज्यादा इकट्ठे हो गए, तो मुस्कुरा के निकल गया वहां से। और वैसे भी उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, अब तो राष्ट्रपति तो है ही, इस समय कुछ होना तो है नहीं। हाँ, ये कि आप उसका विरोध करके अपने उन प्रशासन के सामने अपनी बात रख सकते हो कि हमारी इस बात पे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। तो वो देश के अमेरिका का जहां तक थॉट होता है, अमेरिका दुनिया भर में लड़ाई झगड़े करते ही है, सब दुनिया के देशों में ये लोग जाके पहले कूदते, कई कंट्रीज में गए ये लोग, एक जगह नहीं गए, कई देशों में गए। तो ऐसा ये लोग जाते ही, तो वहाँ की पब्लिक का माइंडसेट बहुत फेवर में है इनके। ऐसा नहीं होता वहाँ की जनता इस चीज को बड़ा उसको लेती कि ये वॉर में क्यों गया। वो तो खुश होते हैं कि वो हार गया है तो फिर लोग चिल्लाएंगे, तो हारे बहुत सारी जगह पे हारे हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं कि अभी अफगानिस्तान में देखिए 20 साल अफगानिस्तान में रहे, क्या वो आखिरी में जिनसे लड़े उन्हीं को सरकार सौंप के वापस आ गए। ये सब सिचुएशन इनके साथ चल रही है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है। देखिए जी। और इस मुस्कुराहट के पीछे आप कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, वो भी समझ रहे हैं। अब तो राष्ट्रपति हैं, ज्यादा से ज्यादा विरोध करेंगे, एक टेन्योर तक उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
अभी वो भी जानते हैं कि बिल्कुल। आगे आने वाले नहीं है सत्ता में, तब तक के लिए जितना विरोध करना है करिए। एक बड़ी खबर इस बीच, ट्रंप ने 24 घंटे में 2 बार नेतन्याहू से बात की है। हमले के बाद भी ट्रंप नेतन्याहू में बातचीत हुई है। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है, ईरान के खिलाफ अकेले पड़ने की चेतावनी दी है। ये एक तस्वीर मनोज सर बहुत ज्यादा दिलचस्प है। पहले कहा कि जंग में अकेले पड़ जाइएगा साहब, कोशिश भी मत करिए, इजराइल को 2 टूक का है, ये अगर हमले नहीं रुके तो जंग से पीछे हट जाएगा अमेरिका और इजराइल से हाथ भी छुड़ा लेगा, फिर लड़िए अपने आप अकेले। हाँ, सही बात है। इस तरह का मैसेज इजराइल को देना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इजराइल लॉबी जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा हॉवी है, इस लेकर के भी ट्रंप जो है ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। इस तरह का स्टेटमेंट देगा, फिर हम लोग देखेंगे कि आधा 1 घंटा के बाद फिर से एक दोस्ती का एक मैसेज जो है ट्रंप की साइड से आ जाएगा। क्योंकि इजराइल लॉबी जो है अमेरिका में बहुत है, और अमेरिका ट्रंप लग रहा है कि उसी के बहकावे में आ गया है। जिस तरह से युद्ध भी ये हुआ है, उसमें ये भी कहा गया है कि इजराइल लॉबी ने इतना प्रेशर जो है ट्रंप पे डाला कि उसको मजबूर होना पड़ा। और जिस तरह से टॉक जो है अमेरिका और ईरान के बीच लगभग कंप्लीट होने वाला था, लेकिन उसी बीच 28 फरवरी को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ईरान पे हमला किया गया। और जिस तरह से आप इस्माइल की अगर बात करें हल्का सा, ट्रंप द्वारा मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े लीडर हैं और एक दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं युद्ध में। और अभी भी जो है युद्ध अमेरिका के कंट्रोल में है। भले 1-2 दिन जो भी घटना घटी, इसको लेकर मिसाइल का जो हमला हुआ उसको लेकर के कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो है युद्ध अमेरिका के कंट्रोल में है। और जिस तरह से स्टेटमेंट भी ट्रंप का आया था कि आने वाले 15 दिन में 2 वीक्स में जो है अब समझौता हो जाएगा ईरान के बीच। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कल येस्टरडे मार्केट जो है धड़ाम से गिर गया था, और वार के साए में मुझे लग रहा है कि उसको ओवरकम करने के लिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। नॉर्मली एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। हम लोग पिछले 3 महीने से यही देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो है युद्ध बस 2 दिन, 1 सप्ताह चलेगा या 15 दिन चलेगा और खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर ईरान को नहीं बना देंगे। ये सब एक रिपीटेड स्टेटमेंट है। लेकिन जिस तरह से एकाएक जो है तनाव बढ़ गया था इजराइल और ईरान बिल्कुल, के और बीच। ये स्टेटमेंट्स ही पूरी जंग की भूमिका भी बनाते हैं मनोज सर। एक बड़ी खबर इस बीच, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया, जल्दी ईरान पर पूर्ण विजय की घोषणा होगी। ईरान सरेंडर करने की कगार पर पहुंच चुका है। युद्ध खत्म होने पर कच्चे तेल की कीमत भी घटेगी, यानी कि लीजिए एक और बड़ी घोषणा के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कह दिया कि कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया है वो भी ईरान के सरेंडर करने के बाद जो है तस्वीर सही होगी। और ये भी बता दिया है, जता दिया है कि ये जो भूमिका है, ये जो समस्या है, जो उछाल है कच्चे तेल के दामों में, ये भी ईरान की वजह से, ईरान कॉम्प्रोमाइज कर ले, कल स्थिति कल के कल ठीक हो जाएगी। यूके देवनाथ सर, एक तो ये प्रश्न मेरा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ईरान को यहाँ सबसे बड़ा कहा जाए तो दुश्मन बताना चाह रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर उनका ये कह देना कि ईरान हार मान जाता है, सरेंडर कर देता है, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें घट जाएंगी, यानी कि ईरान नहीं कर रहा है, इस वजह से बढ़ रही हैं। एंड दूसरा कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये डबल गेम है डोनाल्ड ट्रंप का, हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए समय लिया है कि 2 हफ्ते तक हम एक तरफ शांति की बात करेंगे और दूसरी तरफ इजराइल पर इस तरीके से एक पूरा नैरेटिव गढ़ देंगे कि इजराइल और अमेरिका अलग थलग पड़ चुके हैं, तब तक इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म कर दे। हाँ रितु जी, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने बयान देते हैं वो ईरान को भड़काने वाले बयान देते हैं। अभी ये जैसे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही अमेरिका जो है इस युद्ध में विजय पा लेगा। इस तरह का बयान देकर वो ईरान का कोई भी नागरिक, चाहे वो IRGC में हो या सिविलियन हो, जब वो इस तरह का बयान सुनेगा कि अमेरिका दावा कर रहा है कि अब बहुत जल्दी अमेरिका जीतने वाला है, यानी ईरान हारने वाला है, फिर तो उनका निश्चय और दृढ़ हो जाएगा कि हम मजबूती से अपनी बातों पर अड़े रहेंगे।
जब डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं, उनको बयान देने चाहिए जो कि कूटनीतिज्ञ या डिप्लोमेसी के हिसाब से नरम बयान हो। जैसे कि वो कह सकते हैं, ये कहना जरूरी नहीं है कि और 2 हफ्ते में बातचीत जो है वो अमेरिका जीतने वाला है। वो उनको कहना चाहिए कि 2 हफ्ते में ईरान और अमेरिका एक मत होने वाले हैं। इससे क्या होगा कि ईरान के लोगों को भी लगेगा कि अमेरिका उनको बराबरी का दर्जा दे रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से सिर्फ इतना ही बार बार फूट के सामने आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप में अभी तक यह दम्भ भरा हुआ है कि ईरान तो अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। तो वो बात करते हैं कि ईरान सरेंडर करने वाला है। ये फिर तो ईरान के जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो देशभक्त हैं, वो तो कहेंगे हम क्यों सरेंडर करेंगे। तो कहना चाहिए कि हाँ, 2 हफ्ते में ईरान के साथ बातचीत जो है वो सफल बिंदु तक पहुंचने वाली है। तो देखिए, ईरान के लोग जो हैं वो युद्ध में हैं, अपनी मर्जी से नहीं है। उनके ऊपर 28 फरवरी को बम गिराया गया था, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया था, इसलिए वो युद्ध में। आज की तारीख में भी ईरान युद्ध नहीं करना चाहता है। आज की तारीख में ईरान युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि उनको अपनी कमजोरियां मालूम है। ना उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, ना उनके पास फाइनेंस है, ना उनके पास मेडिसिन है, ना उनके पास फूड है। खाने पीने की सामग्रियां बहुत ज्यादा कमी हो रही है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अमेरिका द्वारा 4,500 सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो उनकी इकोनॉमी जो है हर रोज कमजोर हो रही है। तो आज की तारीख में ईरान युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए, ईरान के रेडार में, मैं एयरफोर्स में उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ईरान के रेडार में अगर वो क्लियरली देख रहे हैं कि एक अमेरिकन फाइटर विमान है, उसने टेक ऑफ किया कुवैत से, या उसने टेक ऑफ किया यूएई से, और आके ईरान के टारगेट्स पर बॉम्बिंग कर रहा है, तो फिर क्या ईरान में जो, देखिए ईरान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आप उनको बहादुर कह लीजिए, देशभक्त कह लीजिए, या कट्टर कह लीजिए। ईरान तो रेडार पर स्पष्ट रूप देख रहे हैं में कि वो जंग अमेरिकन लड़ रहा है, विमान, वो लड़ाई लड़ रहा है जो उस पर थोपी गई है। अब बेसिकली हो ये रहा है कि स्थिति ऐसी नाजुक बनती हुई नजर आ रही है कि इसमें एक भी स्टेटमेंट आता है, इस पूरी स्थिति को वो इफेक्ट करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। और एक बड़ी खबर इस पर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की धमकी भी बाकायदे सामने आई है। युद्ध और कूटनीति दोनों के लिए तैयार है, युद्ध के लिए भी पूरी तरीके से तैयार और कूटनीति के लिए भी। जंग हो या डील, पीछे नहीं हटेगा ईरान। और यही वजह है, जैसा कि यूके देवनाथ सर ने कहा, कि ईरान तो अब वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। माथुर सर, अभी कहा गया है कि डिप्लोमेटिक टर्म्स में लड़ लीजिए, युद्ध के टर्म्स में लड़ लीजिए, मैदान में उतर जाइए, बातचीत की मेज पर बैठ जाइए, हर जगह पर ईरान रेडी है, कॉन्फिडेंट है। वो ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है कि ईरान रेडी हर चीज के लिए, अच्छी बात है। क्योंकि क्या है कि जैसे गालिबाफ साहब जो है पहले आईआरजीसी के प्रमुख हुआ करते थे, अब क्या है कि इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सीजन पॉलिटिशियंस है और बाकी आम जनता के बीच में भी सक्रिय काफी समय तक रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि जनता की स्थिति क्या है, ईरान की हालत क्या है। वो ठीक कहा देवनाथ जी ने, उनकी स्थिति वास्तव में खराब है ईरान की, इसलिए वहां के नेताओं को नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब थोड़े लड़ने के लड़के चाहिए होते हैं, तो वो जवान लड़के जिस ढंग से भाषा बात करते हैं, हम मार देंगे पीटेंगे, तो ठीक है, उनका चलने दीजिए। पर ये कि प्रैक्टिकल तो देखना ही पड़ेगा। आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि माधुर सर, आपका मतलब ये कि जेनजी कॉल है, ये एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जेनजी, इसको जेनजी मत बोलिए, ये आईआरजीसी वाले हैं, ये आईआरजीसी के लड़ाके लोग हैं। ये जेनजी जो दिल्ली में आए वाले, इस बीच माथुर सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। सीज फायर के बाद ईरान के उपराष्ट्रपति भी बोलते हुए नजर आए। मोहम्मद रजा अरेफ का बयान सामने आया है, दुश्मन ने हमारे सैन्य संकल्प को देखा है, पलटवार की वजह से दुश्मन घुटनों पर आया है, दुश्मन ने हमले युद्ध विराम की गुहार लगाई है, हमले रोकने के लिए युद्ध विराम पर इस वक्त गुहार लगाते हुए नजर आए हैं। तो ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि अब तो अमेरिका भी पनाह मांग रहा है। जी, ऐसा है कि दोनों तरफ से बयानबाजी, जैसे देवनाथ जी ने कहा, बात सही है कि दोनों पक्षों को थोड़ा, जब आपको डिप्लोमेटिक टॉक करनी है तो आवाज में, बातचीत में थोड़ी नरमी रखते हुए बात करना चाहिए, एक दूसरे को उकसाने वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब ईरान का भी ये बयान जो है उकसाने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान होते हैं अक्सर वो क्या होता है, वो है तो वो मार्केट वाले आदमी,
तो उनका ध्यान जाता बाजार की तरफ बार बार कि अगर ईरान का युद्ध खत्म हो गया तो प्राइस जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो कम हो जाएंगी, सस्ता हो जाएगा। अभी अगला हमला कब होने वाला है? इस महीने एक्सपेक्ट करें कुछ विध्वंसक होगा? क्योंकि हम 28 फरवरी के बाद हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी स्थिति टेंस बनी थी बीते 1-2 दिन में, फिर उसके बाद फिर ठप हो गया सब। बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि चल तो ऐसा रहा है कि बीच में अभी देखिए ईरान ने डिक्लेयर किया कि जो अली खोमैनी उनके नेता थे जिन मृत्यु हो गई जिनकी, उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा उसकी डेट उन्होंने 21 जून तय की थी। अब 21 जून की डेट चेंज कर रहे हैं वो लोग। तो अब क्या है कि उनको समझ मतलब उनके समझ में एक चीज है कि 21 जून की डेट के दिन जब बहुत सारे लोग बाहर आएंगे उस समय को हम पे हमला हो सकता है। तो कोई ऐसी डेट से बताएंगे शायद डिक्लेरेशन ना करें, कुछ करें, कुछ तो कुछ करने वाले। अभी सामने उनकी स्थिति साफ नहीं आ रही है। तो ऐसे में अब लग रहा है कि जो लड़ाई चल रही है इसको विराम तो देना चाहते हैं। ईरान भी हर हलचल पर इस वक्त नजर रख रहा है और दुश्मन देश के लिए हर एक प्लानिंग ईरान में भी चल रही है। अब ये प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी का जंग आखिर रुकता कहाँ पर है? ये विश्वासघात का खेल, इसमें हर एक वो पैमाने हैं, हर वो मूव है, चाहे साम दाम दंड भेद की बात की जाए, हर एक मूव के साथ चाहे अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो, अपने अपने मंसूबों पर काम किया जा रहा है। चाहे हिजबुल्लाह का काउंटर इजराइल को करना हो, ईरान का काउंटर करना हो, अमेरिका के साथ साझेदार कदमों को आगे बढ़ाना हो, चाहे वो बयानों के जरिए तल्खी दिखानी हो, हर एक वो पैंतरा आजमाया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर ये युद्ध की स्थिति नर्म पड़ती है, ठीक होती है या और ज्यादा बारूदी तस्वीर बनती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों ही कनेक्ट हुए, कीमती वक्त दिया। इंडिया डेली पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।